गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट पार्ट सेकेंड। ठीक है, फंडामेंटल राइट सेकेंड पार्ट। ठीक है, फंडामेंटल राइट का दूसरा पार्ट। हमने लास्ट क्लास में फंडामेंटल राइट पहला पार्ट पढ़ा था, दूसरे पार्ट इसमें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पहले हम स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से ऐसा राइट है जो ओनली फॉर इंडियंस के लिए है और कौन कौन सा ऐसा राइट है जो सबके लिए है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो आर्टिकल्स है ये ओनली फॉर इंडियंस के लिए, ओनली फॉर इंडियंस। ठीक है, ओनली फॉर इंडियंस के लिए, यानी एक ऐसा आर्टिकल है जो केवल इंडियन के लिए है। ठीक है, और बाकी जो अदर्स आर्टिकल है, बाकी जितने फंडामेंटल राइट में अदर आर्टिकल्स है वो क्या है, दूसरों के लिए भी है, यानी विदेशी के लिए भी है, चाहे इंडियन हो या विदेशी, सबके लिए। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ना है कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, 31 जितने भी फंडामेंटल राइट बच गए लास्ट क्लास के अलावा, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आज का पहला जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इक्वालिटी, यानी राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, यानी इस टॉपिक का नाम क्या है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। इसका कहने का मतलब है कि समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समझ गए, समानता का अधिकार। राइट इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार, ये क्या होता है कि आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच में रहता है। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच में रहता है। ठीक है, अब आता है कि आर्टिकल, पहले 14 के बारे में पढ़ेंगे कि आर्टिकल 14 है क्या। तो आर्टिकल 14 बताता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। समझ गए, गॉट इट। ये क्या बताता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका कहने का मतलब है कि इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, समानता। बिफोर का मतलब होता है पहले, और लॉ का मतलब क्या होता है, विधि यानी नियम। यानी ये क्या बताता है कि विधि के समक्ष समानता होना चाहिए। ठीक है, यानी कानून के अनुसार सबको समान नजर से देखा जाए, कानून के अनुसार सबको समान नजर से देखा जाए, उसको बोलते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। गॉट इट। और अगला क्या है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी समान व्यक्तियों के लिए समान संरक्षण। जैसे आप देख लो, इक्वालिटी बिफोर लॉ कहां से लिया गया, तो यूके से लिया गया। ठीक है, और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ यूएसए से लिया गया। गॉट इट। अब यूके वाला कानून यानी ब्रिटेन वाला कानून क्या बताता है कि कानून के नजर में चाहे आदमी बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, ऊंच हो, नीच हो, कोई भी हो, सब समान है। ठीक है, सब समान है। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन लॉ क्या बताता है कि एक जैसा, एक पोजीशन के आदमी के बीच में इक्वालिटी होगा, अलग अलग के बीच में क्या होगा, इक्वालिटी नहीं होगा। जैसे आप देखते हो कि कुछ एमपी एमएलए हो गए, अब प्रेसिडेंट हो गए, दोनों में अंतर है। तो एमपी एमएलए के लिए अलग ट्रीटमेंट होगा, प्रेसिडेंट के लिए अलग होगा, उनके लिए प्रोटेक्शन अलग। आम आदमी और कोई एक गवर्नमेंट वाला सर्विस वाला, दोनों के बीच में अंतर है। जो गवर्नमेंट सर्विस वाला है उनका कुछ अलग फंडामेंटल राइट है, जो आम आदमी उसका अलग है। यानी ये बताता है कि समान व्यक्तियों के लिए समान संरक्षण, और ये बताता है कि सबके लिए इक्वल होगा। इसीलिए सबके लिए जब इक्वल की बात आती है तो नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव बताया गया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों नेगेटिव बताया गया, बताया गया कि भाई सबके लिए इक्वल नहीं हो सकता। क्यों, अमीर गरीब अंबानी सब लोग जो है, क्या सब इक्वल है, नहीं है ना, इसीलिए नेगेटिव है। और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ क्या बताता है कि समान व्यक्तियों के लिए समान संरक्षण, समान इक्वालिटी। यानी अंबानी जो जितने उद्योगपति हैं, जैसे अंबानी हो गया, अडानी हो गया, वो सबके लिए समान इक्वल एक लॉ है कि मान लो कि अंबानी के लिए कुछ अलग, अडानी के लिए कुछ अलग, टाटा के लिए कुछ अलग, ऐसा नहीं है, सबके लिए सेम है। प्रेसिडेंट के लिए कुछ अलग, प्राइम मिनिस्टर के लिए कुछ अलग, ऐसा नहीं है, सेम है। लेकिन इंसान के लिए, प्रेसिडेंट के लिए अलग अलग अंतर है ना। ठीक, क्या बताता है, इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, यानी एक समान जैसा आदमी के बीच में क्या होगा,
इक्वालिटी होगा, अलग अलग के बीच में इक्वालिटी नहीं होगा। समझ गए? ये आता है। अब आते हैं हम आर्टिकल 15 के बारे में। आर्टिकल 15 पढ़ते हैं। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 बताता है कि प्रोविजन ऑफ क्या? प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेस एंड बर्थ प्लेस। समझ गया? एंड बर्थ प्लेस। इसका मतलब है कि उसके लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि वो कौन सा जाति का है, कौन से धर्म का है, कौन से वर्ग का है, कहां उसका जन्म हुआ है, उसके अनुसार अपने कानून में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। चाहे वो इंडियन है, कहीं भी जन्म लिया है, उसके लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मैंने क्या बताया था? आर्टिकल 15, 16, 19, 20, 19, 29 और 30 क्या है? ओनली फॉर इंडियन। इसीलिए क्या है? इंडियन के बारे में बात किया जाएगा। इसमें ये भी बताता है कि भाई अगर मान लिया कोई पर्सन है, किसी रेस्टोरेंट में गया, किसी निम्न जाति का है, ऐसे कोई भी जाति निम्न और बड़ा नहीं है, सब इक्वल है, बस जो अपने संविधान में दिया गया उसको मैं डिफाइन कर रहा हूं। किसी मान लो कि एक्स जाति का है और उसको रेस्टोरेंट में क्या है कि अलाउ है कि वो एक्स जाति का पर्सन वो रेस्टोरेंट में नहीं जा सकता, जो गलत है। तो ये क्या बताता है? उस रेस्टोरेंट को डिस्क्रिमिनेट करेगा, उस रेस्टोरेंट को बंद कराएगा। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई रेस्टोरेंट नहीं खुलेगा, कोई होटल नहीं खुलेगा। किस जाति के लोग इसमें जाएंगे, इस कास्ट के लोग इसमें, या इस धर्म के लोग इसमें जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए बराबर है। ये आर्टिकल 15 बताता है। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 16 के बारे में। आर्टिकल 15 के बाद आते हैं आर्टिकल 16 के बारे में। तो आर्टिकल 16 क्या बताता है? तो आर्टिकल 16 15 को ही थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। आर्टिकल 16 जो है 15 को ही मॉडिफाई किया गया है। यानी ये बताता है कि आर्टिकल 16 क्या बता रहा है कि आर्टिकल 16 ये बता रहा है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, यानी क्या? अवसर होना चाहिए, अवसर की समानता। अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स। ठीक है, इन मैटर्स अपॉर्चुनिटी होना चाहिए किसी मैटर का, इन पब्लिक। ठीक है, अपॉर्चुनिटी इन मैटर इन पब्लिक क्या होना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट, यानी जॉब से रिलेटेड हो। इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पब्लिक क्या होना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट। यानी हम बोल सकते हैं कि किसी पर्सन को, कोई भी पर्सन भारतीय है, उनको सिंपल है रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सिंपल रिजर्वेशन। किस आधार पर रिजर्वेशन की बात किया गया है? तय किया गया है कि अगर मान लो कोई पर्सन है किसी निम्न कास्ट, जैसे मान ले कि एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, अब तो ईडब्ल्यूएस भी आ गया। ठीक है, इस सब को रिजर्वेशन जो मिलता है आर्टिकल 16 के अनुसार मिलता है। ओबीसी वाला को क्या बताया गया कि आर्टिकल 16(4) बताया गया, और इसको आई थिंक आर्टिकल 16(6) या 5 बताया गया। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेना। ठीक है, ओबीसी को बताया गया, ये तो ऑलरेडी पहले से था, कानून में ही है एससी और एसटी के लिए। और ओबीसी के लिए क्या बताया गया कि 93 अमेंडमेंट एक्ट, 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या बनाया गया भाई? 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 में आया और 2006 में लागू हो गया। 2005 में आता है, 2006 में लागू होता है। इसमें बताया जाता है कि ओबीसी वर्ग के लिए 27% रिजर्वेशन होगा, एजुकेशन में होगा और जॉब में होगा। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब यह है कि
ओबीसी के ही पर्सन अगर 100 सीट आता है तो 27 सीट ओबीसी के लिए रिजर्व रहेगा। गॉट इट? 27 ओबीसी के लिए रिजर्व रहेगा और बाकी जो है अदर रहेंगे, एससी भी रहेंगे, एसटी भी रहेंगे, ईडब्ल्यूएस अदर जो भी है वो सब रहेंगे। इसका कहने के ये अब आता है कि किसने इनिशिएट किया था? तब बीपी मंडल कमेटी, बीपी मंडल कमेटी, बीपी मंडल कमेटी, ठीक है, बीपी मंडल कमेटी ने स्टार्ट किया था। ध्यान रखना बीपी मंडल कमेटी एक्चुअली क्या था, उसका बैकग्राउंड अगर देखें तो 1979 से ही कमेटी बना, 1993 में एक्सेप्ट किया गया, फिर धीरे धीरे क्या हुआ 2005 में एक्ट 1 के तैयार हुआ, 2006 में लागू हो गया और 2008 में ही सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का डेफिनेशन डिफाइंड होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि क्रीमी लेयर के अंदर जो पर्सन आते हैं उनको ये सब नहीं मिलेगा, नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं उनको मिलेगा। एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है, इसी में ध्यान रखना, एज में जैसे मान लो 3 साल जो रिजर्वेशन मिलता है ना इसी के अंदर आता है, ठीक है। अब आता है ईडब्ल्यूएस के बारे में, ये आता है 103 अमेंडमेंट, 103वां संविधान संशोधन किया गया है 2019 में और इसमें बताया गया कि 10% ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिलेगा। जो भी इकोनॉमिकल बैकवर्ड है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास जो भी पर्सन है, इकोनॉमिकल में मतलब गरीब है सिंपल, तो उनको चाहे वो जनरल कैटेगरी के हो उनको रिजर्वेशन मिलेगा, एज में मिलेगा, जॉब में मिलेगा, ठीक है। आई थिंक एज में नहीं मिलेगा, जॉब में मिलेगा, ठीक, जॉब में मिलेगा 10% के रिजर्वेशन, ठीक है। शिक्षा से रिलेटेड जो भी एजुकेशन में नाम लिखाते हैं ना जब भी किसी एकेडमिक में, तो उसमें भी रिजर्वेशन मिलता है 10%। गॉट इट? समझ गए? ये हो गया आर्टिकल 16 कंप्लीट। अब आते हैं आर्टिकल 16 के बाद आते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या बताता है कि आर्टिकल 17 बताता है कि भाई अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए, छुआछूत की बीमारी हटाओ, इंडिया को बचाओ और छुआछूत की बीमारी हटाओ, ठीक है। तो क्या बताता है आर्टिकल 17? ये बता एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, ठीक है। यानी ये क्या कहता है कि छुआछूत को खत्म करो, छुआछूत को बैन करना, यानी छुआछूत से बचना। ये क्या बताता है? और ध्यान रखना कि छुआछूत अनटचेबिलिटी को संविधान में डिफाइन नहीं किया गया कि छुआछूत कहते किसको है, संविधान में डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने इसको थोड़ा सा डिफाइन किया। क्या बताया कि छुआछूत का मतलब होता है कि पहले के टाइम में अगर मान लो कि किसी के तालाब, चाहे वो गवर्नमेंट का तालाब, उस तालाब पे किसी एक्स कैटेगरी का पर्सन ने पानी पी लिया तो तालाब गंदा हो गया, इस टाइप के डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है। तो उसको बैन किया गया, समझ गए। किसी एक्स कैटेगरी का पर्सन ने वाई कैटेगरी के पर्सन के साथ बैठ गया, कैसे बैठ सकते, पहले के टाइम में होता था, उसको बैन किया गया। किसी एक्स कैटेगरी के पर्सन ने मंदिर में प्रवेश कर लिया, चाहे वो बताया गया कि तुम छोटे कास्ट हो मंदिर में कैसे प्रवेश कर सकते हो, उसको बैन किया गया। ये सब आर्टिकल 17 में डिफाइन किया गया, ठीक है। अब आते हैं कि आर्टिकल 18 क्या कहता है। आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 बताता है कि एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी उपाधियों को अंत करना। उपाधियों का अंत करने का मतलब यह है कि पहले के टाइम जब इंडिया आजाद हुआ उसके आफ्टर राजा महाराजा अपना उपाधि रखते थे, राजा धीराज, इस टाइप के XYZ, ये गजपति थे, ये सब XYZ जो भी उपाधि था उसको खत्म किया, ठीक है। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ही खत्म किया, ठीक है, बाद में, तो इसको अंत कर दिया गया, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अब इसमें बताया गया कि भाई कुछ कुछ इनिशिएट किया गया कि अगर कोई पर्सन इंडियन पर्सन है और एजुकेशन मान लो ब्रिटेन में ले रहा है चाहे अदर कंट्री में ले रहा है, अगर एजुकेशन से रिलेटेड, ध्यान रखना कि एजुकेशन टाइटल या आर्मी का टाइटल, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है। जैसे मान लो आप बहुत ऐसे पढ़ते होंगे कि
कोई एक्टर का, जैसे शाहरुख खान को फ्रांस ने डॉक्टरेट की उपाधि दिया, पढ़ते हो, या प्रेसिडेंट को किसी ने ये अपना नेशन का उपाधि दे दिया, इस टाइप की कुछ दे दिया। मोदी जी को आप देखते हो कि बहुत से उपाधि मिल जाता है, ये अलाउड है। एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज है वो अलाउड है। आर्मी से रिलेटेड है, परमवीर चक्र, स्वर्ण चक्र, भारत रत्न, भारत रत्न नहीं है, जो भी आर्मी में है, ठीक है, परमवीर चक्र हो गया, ठीक है, इस टाइप के, अशोक चक्र हो गया, इस टाइप के जो अलाउ है उसके टाइटल आप लगा सकते हो कि अपने नाम के आगे परमवीर चक्र एक्स या अशोक चक्र XYZ जो वो लगा सकते हो। एजुकेशन से रिलेटेड आप डॉक्टर किए हो, इंजीनियर किए हो, या कोई फ्रांस से, अलग अलग कंट्री से आपको उपाधि मिला है एजुकेशन से रिलेटेड, उसको आप टाइटल में ऐड कर सकते हो, बट उसके अलावा नहीं ऐड कर सकते। समझ गए? अब आता है कि कोई जैसे कंट्री ने किसी लीडर को उपाधि दे रहा है, कोई समथिंग उपाधि दिया, अब आता है कि उस टाइटल को एक्सेप्ट वो लीडर तभी करेगा जब भारत के प्रेसिडेंट अलाउ करेंगे कि भाई उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। अगर भारत के प्रेसिडेंट को लगता है कि वो टाइटल्स या अपने कंट्री के लिए बेस्ट नहीं है, किसी पर्सन को मिला, चाहे वो गलत नेचर है अच्छा नेचर से अलग मैटर है, तो अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये गलत है, मतलब अपने अंडर अपने कंट्री के लिए परफेक्ट नहीं है, लगता है उनको, तो एक्सेप्ट नहीं होगा, यानी वो टाइटल नहीं ले सकता। जैसे कुछ दिन पहले आपने सुना था कि एक आध 2 साल पहले अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर के गवर्नमेंट ने कुछ उपाधि दे रही थी, जो भी था, तो उसमें क्या हुआ कि भारतीय गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया, तो उपाधि नहीं मिल पाया, इस टाइप का। समझ गए? तो आर्टिकल क्या आता है? 18 से आता है, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 19, आर्टिकल 19, 20 और 21। अब आता है कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता, ठीक है। ये कहता है 19 से लेकर 22 तक, राइट टू फ्रीडम बताता है कि 19 से लेकर के 22 तक। अब इसमें आता है कि 19, आर्टिकल 19 जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल जो 19 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये आता है ना कि इसमें क्या है कि 6 पॉइंट है, आर्टिकल 19 में 6 पॉइंट, यानी 19A क्या बताता है, 19A क्या बताता है? इसमें बताता है कि फ्रीडम ऑफ, ये बताता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार, अभिव्यक्त करने का राइट, 19A बताता है कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार और अभिव्यक्त करने का अधिकार आपको होना चाहिए। आप बोल सकते हो, गलत सही पे आप बोल सकते हो, जवाब दे सकते हो। 19B क्या बताता है? 19B बताता है कि असेंबली करने का अधिकार होना चाहिए, असेंबली मतलब सम्मेलन। अब आता है कि सम्मेलन कब किया जाए? बिना वेपन, बिना हथियार को, मीटिंग बैठा, ऐसा नहीं कि वेपन गन लेकर के बैठे सम्मेलन कर रहा है, ऐसा नहीं, वो अलाउ नहीं है, ठीक है। तो सम्मेलन करने का अधिकार होना चाहिए, शांतिपूर्वक सम्मेलन करो, शायद होता है ना कि अनशन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, इस टाइप के कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शांतिपूर्वक। लेकिन विद्रोह या कोई ऐसा कूटनीतिक तरीके से आप ये कर रहे हो तो अलाउ नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल नहीं है। ये क्या आता है? 19B में आता है। अब 19C में क्या आता है? 19C में आता है कि एसोसिएशन बनाने का अधिकार होना चाहिए, एसोसिएशन बनाने का, एसोसिएशन का मतलब होता है संघ बनाने का। पहले के टाइम में देखते थे ना कि पहले के जो पुराने मूवीज जो निकले उसमें क्या होता था कि जैसे एक मालिक होता और लेबर, वो कंपनी का मालिक है और लेबर्स है जो जॉब करने वाले लेबर। अब क्या होता था, कुछ टाइम में हड़ताल हो गया, हड़ताल हो गया समझिए, और हड़ताल हुआ तो कंपनी का मालिक ने क्या अलाउ करता था कि भाई एक आपके जो लीडर्स है उसको मेरे पास भेजो, क्या मांग है, क्या डिमांड है, हर आदमी से तो नहीं मिल सकता, तो कंपनी में संघ बनाने का राइट वो दिया गया, ठीक है। ये आजादी से पहले से आ रहा है, बट जब इंडिया आजाद हुआ
तो उसके बाद ये सब दिया गया कि भाई संघ बना सकते हो, आप एक कमेटी बना सकते हो, उस कमेटी के थ्रू आप गवर्नमेंट को या किसी कंपनी के मालिक को आप अपना इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हो किसी 1-2% के थ्रू, जो आप लीडर चुनोगे। आपको लगता है कि वो पर्सन जो जाकर डिसीजन लेगा सबके लिए परफेक्ट होगा, ठीक है, इस टाइप के। ये किस में आता है? आर्टिकल 19C। और आर्टिकल 19D में क्या आता है? ये बताता है कि मूवमेंट करने का अधिकार होना चाहिए, मूवमेंट का राइट टू मूवमेंट, यानी घूमने का अधिकार। मूवमेंट का मतलब संचरण करने का अधिकार, संचरण, ठीक है, संचरण करने का अधिकार। आप भारत के नागरिक हो, आप भारत में कहीं भी घूम सकते हो, जहां प्रोहिबिटेड नहीं है, बैन नहीं है, वहां घूम सकते हो। अब ऐसा नहीं कि जहां इंडिया का वेपन रखा है वहां आपको अलाउ कर देगा, ऐसा नहीं है। कुछ लिमिटेड एरिया को छोड़कर हर जगह आप मूव कर सकते हो, संचरण कर सकते हो, समझ के? ये आता है आर्टिकल 19D। अब आर्टिकल 19E क्या बताता है? आर्टिकल 19E बताता है रेजिडेंस के अधिकार होना चाहिए। रेजिडेंस यानी आप कहीं भी घर खरीद के रह सकते हो, एक जगह से दूसरे जगह आप 10 जगह घर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेजिडेंस बदलने का भी राइट है। अगर आप दिल्ली में हो तो दिल्ली से आप मुंबई जाना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका दिल्ली में भी घर रह सकता है, मुंबई में भी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं भारत के अंदर। लेकिन अगर आप विदेश चले जाते हो, आप विदेश में घर खरीद लिया, आप विदेश की नागरिकता ले लिया, तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप भारत के नागरिक नहीं रहोगे। तो मैंने क्या बताया कि भारतीयों के लिए केवल अलाउ है 19 आर्टिकल्स, ये खत्म हो गया। गॉट इट? अब आते हैं, लास्ट आते हैं 19D के बाद F आता है। F में क्या बताता है? ये बताता है प्रोफेशन, राइट टू प्रोफेशन, राइट टू प्रोफेशन, प्रोफेशन का अधिकार होना चाहिए। प्रोफेशन का मतलब होता है कि आप कोई भी प्रोफेशन जॉब चुन सकते हो, कि अगर आपको मन कर किया कि आपने इंजीनियरिंग किया, आपको डॉक्टरी करना है, कर सकते हो भाई, अलाउ है। आपको डॉक्टरी कर लिया, आपको आईएएस बनना है, बन सकते हो, जो बन रहा है, सब कुछ अलाउ है, आपके पास ये राइट है, आर्टिकल 19 देता है। आप अलग अलग प्रकार के प्रोफेशन चुन सकते हो। आपने मान लो कि बचपन से आपका टारगेट था कि हमको इंजीनियर बनना है, ओके बन जाओ। फिर आपका टारगेट आ गया कि नहीं मेरे को तो आईएएस बनना है, ओके बन जाओ। फिर आपको टारगेट आ गया कि आईएएस के बजाय हमको तो भाई एडवोकेट बनना है, बन जाओ। मेरा कहने का मतलब है कि आप अलग अलग प्रकार के प्रोफेशन को चुन सकते हो, ठीक है। ये आर्टिकल 19F बताता है, कोई बैन नहीं है कि आप इस प्रोफेशन को चुने हो तो उसी में जाना है, कोई बैन नहीं है, समझ गए? तो आर्टिकल 19 हमने कंप्लीट करा दिया, ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 19। अब आता है कि आर्टिकल 19 कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद आता है 20। आर्टिकल 19 के बाद क्या आता है? आर्टिकल 20। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 क्या बताता है? आर्टिकल जो 20 बताता है, ये बताता है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट, यानी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट, यानी प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, 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 रिस्पेक्ट एंड कन्विक्शन, ठीक है, फॉर ऑफेंस, कन्विक्शन ऑफ, फॉर ऑफेंस, फॉर ऑफेंस। क्या बता, क्या है भाई, देखते हैं। रिस्पेक्ट तो पता है, कन्विक्शन यानी जब तक आरोप कोई ना लगे। आर्टिकल 20 ये बताता है कि अगर कोई पर्सन को मान लो कि पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, अगर किसी पर्सन को क्या किया, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, तो अपराधों के लिए जब तक अदालत या न्यायाधीश ने जब तक उस पर्सन को अपराधी घोषित ना करे, तब तक वो पर्सन अपराधी नहीं है। ऐसा नहीं कि पुलिस आया अरेस्ट कर लिया, आप बोले अपराधी होगा तभी तक किया, ऐसा मेंटली थॉट नहीं रखना, क्योंकि जब तक उसको न्यायालय, क्या वकील सॉरी क्या कोई पुलिस वाला न्यायालय है, क्या अदालत है, नहीं है। क्या पुलिस वाला ने बोल दिया कि तुम गलत हो तो क्या तुम गलत हो जाओगे, नहीं। जब तक तुम खुद में गलत ना हो या जब तक न्यायालय ने तुमको गलत ना बोला, तब तक तुम सही हो, तब तक तुम क्लीन चिट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला क्या बताता है? पहला बताता है
कि न्यायालय द्वारा उस पर्सन को क्या होना चाहिए, जब तक दोषी साबित ना सिद्ध कर दिया जाए तब तक वो निर्दोष है। दूसरा ये बताता है कि उस पर्सन को, जिस पर्सन के बारे में बताया जाए, उस पर्सन को अपने अगेंस्ट क्या करना चाहिए, अपने अगेंस्ट गवाही देने का राइट नहीं कि हम निर्दोष है या क्या है इस टाइप की, या हम गलत किए इस टाइप की। समझ गए? ये बताता है आर्टिकल 20, यानी फोर्सफुली तरीके से उसको गवाही नहीं दिला सकते कि भाई तुम, क्योंकि हो सकता है आप देखते हो बहुत ऐसे मूवी या बहुत ऐसे सीरियल बहुत ऐसे चलता है जिसके किसी के पेरेंट्स को, किसी के बच्चे को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया, जबरदस्ती बुला रहे हैं, तो मजबूरी में बोल रहा है कि हम ऐसा हैं, हमने किया है, गलत किया है, सही किया, उस टाइप के नहीं करना है। ठीक है, समझ गए? ये आता है आर्टिकल 20। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। पहली बात है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ यानी जीवन जीने का अधिकार, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ यानी जीवन जीने का अधिकार, एंड पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी, जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए, खुद को स्वतंत्रता, यानी खुद को जीवन जीने का राइट होना चाहिए, मेरा स्वतंत्रता अधिकार है कि मैं खुद जीवन जी। इसमें आता है ना कि जैसे बहुत ऐसे कंट्री में अलाउ किया गया कि फांसी की सजा तो चलो ठीक है, अब सुसाइड कर लेना बहुत ऐसे कंट्री में है, इंडिया में नहीं है, आप सुसाइड नहीं कर सकते, अलाउ नहीं। बहुत से रेयर केस में बहुत से बड़ी बीमारी, लाइलाज वाला बीमारी हो जाए, फिर भी इंडिया में नहीं है। अलग अलग कंट्री में है कि अगर लाइलाज बीमारी है कि ठीक नहीं हो रहा है तो उसके फैमिली के थ्रू डॉक्टर क्या करेगा कि पूरा बैठाएगा मीटिंग करके, उसके बाद अलाउ करके अगर वो कर सकता है, लेकिन इंडिया में नहीं है। ध्यान रखना, भारत में नहीं है, सुसाइड भी नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गए यहां तक? अब इसमें क्या बताता है कि ये बताता है कि आप समझ लो कि जैसे गोपालन एक क्या बोलते हैं 1957 के करीब, 56-57 के करीब एक गोपालन मामला आया था, गोपालन मामला वर्सेस भारत सरकार। उसमें बताया गया था कि क्या बताया गया, आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग ये बताया गया कुछ केसेस में फ्रीडम है, कुछ में नहीं है। ठीक है, यानी कुछ ऐसे कंडीशन है जहां पे फ्रीडम है और कुछ ऐसे कंडीशन है जहां पे नहीं है। ठीक है, यानी अगर आप बाहर चले जाते हो, विदेश चले जाते हो, इस टाइप के कंडीशन में नहीं जा सकते इस टाइप का, तो क्या आता है कि उसमें फ्रीडम कुछ में था, कुछ में नहीं था। लेकिन 1974 के करीब एक मामला आता है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन। उसमें क्या बताया जाता है कि उतना आपको राइट मिलना चाहिए। ठीक है, जब तक आपको कोई चीज साबित ना हो जाए गलत हो या सही हो, तब तक आपको विदेश जाने के अलाउ नहीं। इस मामले में आया था, यानी वो मेनका गांधी विदेश जा रही थी, चाहे जो भी मामला था, तो उसमें बताया गया था। इसीलिए आप देखते हो ना कि जब भी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट होती है, आदेश सुनाती है किसी पर्सन को कि जब तक के साबित ना हो जाए आपको विदेश नहीं जाना है या कहीं बाहर नहीं जाना है, ये बताता है। ठीक है, और एक और ट्रिक में बताया था कि जितने भी आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं फ्रीडम वाले, जितने भी पढ़ रहे हैं, जो पढ़े उसमें जो आ गया ठीक है, अदरवाइज जो भी बच गया ना पेपर में, आर्टिकल 20 मार देना, 21 मार देना, 90% सही होता है। यानी 90% फ्रीडम की, लाइफ से रिलेटेड जो भी है ना जिंदगी का, इसी में लाया गया। आरटीआई लाया गया आपके 19 में, लेकिन इसमें बाकी जो है ना जीवन से रिलेटेड जो भी है परेशानी सही, ये सब आर्टिकल 21 में लाया गया। अब क्या होता है कि आर्टिकल 21 में क्या हुआ, 86th अमेंडमेंट किया गया, ये किया गया 2002 में। इसमें बताया गया कि राइट टू एजुकेशन जो है, एजुकेशन यानी राइट टू एजुकेशन को ऐड कर दिया गया 20A में। किससे? 45 से। यानी 45 पार्ट कौन था? तो पार्ट 4 में था।
तो ध्यान रखना, इसमें बताया गया कि 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों को एलिमेंट्री यानी प्राइमरी एजुकेशन फ्री कॉस्ट देना अनिवार्य है सरकार को। इसी को ड्यूटी में ला दिया कि पेरेंट्स को भी है। अब 86 अमेंडमेंट, ये ध्यान रखना कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम बिल में ये बताया गया कि हर एक बच्चा को 14 साल उम्र तक पढ़ना जरूरी है। 86 अमेंडमेंट 2002। ये क्वेश्चन आता है कौन सा राइट जोड़ा गया, तो राइट आर्टिकल 21 ये जोड़ा गया पहले डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंदर 45 आर्टिकल में था, लेकिन वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता था कि कोई राज्य उसको एक्टिव करे या ना करे। लेकिन उसको हमने अमेंडमेंट करके 2002 में उसको हमने फंडामेंटल राइट में ला दिया। इससे क्या फायदा हुआ कि नागरिक को राइट मिल गया, बच्चा को राइट मिल गया, मूल अधिकार है कि वो एजुकेशन लेगा, वो न्यायालय में जा सकता है। क्लियर, उसको इतना राइट मिल गया है कि भाई न्यायालय में। देखिए यहाँ पे आर्टिकल 45 में जो था न्यायालय में नहीं जा सकते थे, लेकिन अब न्यायालय में जा सकते हैं। गॉट इट। अब आ गया आर्टिकल 21 के आफ्टर आ जाता है 22। आर्टिकल 22, ठीक है। अब आता है कि आर्टिकल 22 क्या है। आर्टिकल 22, तो आर्टिकल 22 बताता है, ये बताता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन, एंड डिटेंशन इन सर्टेन, डिटेंशन इन सर्टेन यानी इन सर्टेन केस होगा। इन सर्टेन केस क्या बताता है आर्टिकल, ये बताता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध की संरक्षण। अगर कोई पर्सन को कोई पुलिस वाला आया, अरेस्ट किया, ठीक है, तो उस पर्सन के पास क्या राइट है। पहला राइट कि पर्सन आस्क पुलिस, पुलिस से पूछ सकता है कि आप मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो। पहला पूछने का अधिकार है, किस जुर्म में अरेस्ट कर रहे हो। दूसरा, उस पर्सन के पास इतना राइट है कि अपने वकील से बात कर सकता है, राइट है। तीसरा, जिस पर्सन को आपने अरेस्ट किया उस पर्सन को विदिन 24 आवर विथ ट्रेवल के साथ, पूरे यात्रा के साथ 24 आवर के अंदर किसी न किसी न्यायालय के पास पेश करना पड़ेगा उस पर्सन को 24 घंटे के अंदर, ठीक है। अब न्यायालय डिसाइड करेगा कि वो पर्सन निर्दोष है कि दोषी है, क्या है क्या नहीं, वो न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है। बट पुलिस वाले का एक काम है, लेकिन आप देखते हो ना, इंडिया है, अरेस्ट 90% अरेस्ट होता है सैटरडे को। आपको पता है कि सैटरडे के बाद संडे को न्यायालय बंद रहता है, और संडे को न्यायालय बंद रहेगा तो सैटरडे को अरेस्ट करो, संडे को तो रहेंगे, फिर बाद में पुलिस वाले कुछ अपना बात कर लेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं आगे, फिर मंडे को न्यायालय के पास पेश करेंगे, फिर जो होगा क्या उनको सजा होगा कि छूट मिलेगा, क्या होगा वो तो बात की बेटा, समझ गए। तो मैंने क्या बताया इसमें क्या क्या राइट है। पहला है कि उस पर्सन को राइट है उस पुलिस वाले से या जो पर्सन पकड़ा है उससे पूछने का अधिकार है कि आप किस लिए मुझे पकड़ रहे हो। दूसरा, वो पर्सन जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उस पर्सन को राइट है कि अपने एडवोकेट, अपने पुलिस, अपने सगे संबंधी को बता दे कि मुझे पुलिस पकड़ रही है। तीसरा, जिस पर्सन को पकड़ा तब पुलिस का काम है कि 24 घंटे के अंदर, अगर ट्रैवलिंग के साथ 24 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट किए हो तो 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करें। लेकिन आपके दिमाग में आएगा कि मान लो अगर कोई पर्सन केरला में अरेस्ट हुआ और उसका घर है बिहार या असम, अलग दूर, तो 24 घंटे के अंदर कैसे जाएगा। अगर मान लो कि एरोप्लेन से जा रहा है, ठीक है चलेगा, मान लो कि एरोप्लेन का सुविधा नहीं है, फिर कैसे जाएगा। तो उस कंडीशन में न्यायालय ने बताया है कुछ पर्सन को 24 घंटे के अंदर जहां जिस जगह पे जा रहा है उसके आसपास जो नियरेस्ट है अदालत है वहां पेश कर सकता है
और उससे टाइम लेकर के फिर आगे लेके जा सकते हैं। गॉट इट? तो ये आ गया आर्टिकल 22। अब आते हैं आर्टिकल 23, 24। आर्टिकल 23 एंड 24। तो आर्टिकल 23 क्या बताता है कि आर्टिकल, यानी इसको बोल सकते हैं आर्टिकल जो 23 और 24 लगभग जो दोनों सेम है, यानी राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये कौन सा आर्टिकल है? 23 एंड 24। पहला बताता है कि 23 आर्टिकल में क्या बताता है, आर्टिकल 23 में बताता है, इसमें बताता है कि प्रोविजन ऑफ फोर्स लेबर, प्रोविजन ऑफ, प्रोहिबिशन, प्रोविजन ऑफ फोर्स लेबर, फोर्स लेबर, प्रोविजन ऑफ फोर्स लेबर, यानी जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे हैं उनको फोर्स लेबर नहीं बनाना, ये बताता है। आप देखते हो कि बहुत ऐसे एरिया में, बहुत ऐसे जगह पे बच्चों को खरीद बिक्री होता है, इसी के अंदर आता है, ठीक है। आप बहुत ऐसे एरिया में देखते होंगे कि लड़कियों को किडनैप किया जाता है, उनको बेच दिया जाता है, इसी के अंदर आता है, मानव दुर्व्यवहार के अंदर आता है, ठीक है। बहुत ऐसे लोगों पर आरोप भी लगा है, न्यूज में आप सुने होंगे, 2 साल पहले 4 लगा रहा था, चाइल्ड लेबर प्रोविजन है, ठीक है। और ये क्या बताता है कि भाई, ये बताता है कि आपको क्या करना है कि बाल मजदूर इस टाइप की जो कंडीशन है, बेचना किसी बच्चों को, इस टाइप के कंडीशन अलाउ नहीं है, ये रोक है। अब आता है कि 24 आर्टिकल के अकॉर्डिंग बताता है, 24 आर्टिकल क्या बताता है कि प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि पर्सन को, कोई पर्सन है तो उसको मान लिया कि अगर जॉब दे रहे हो चाहे कुछ भी दे रहे हो और फैक्ट्री में काम करा रहे हो, अगर मान लो कि 14 बिलो एज है, बिलो एज है, तो उसको किसी कंपनी में अलाउ नहीं है, कंपनी में अलाउ नहीं है कि आप काम करा सकते हो। 14 साल से अगर कोई कम छोटा बच्चा है तो कंपनी में अलाउ नहीं है, अगर पकड़ा जाता है तो कंपनी के ऊपर आरोप लगेगा, या कंपनी को हो सकता है बंद भी हो जाए, या हो सकता है कि फाइन किया जाए। लेकिन 14 से 18 साल के बच्चों को वो अलाउ है उस कंपनी में जहां पे जान की खतरा नहीं है, बड़ी कंपनी नहीं है जहां जानों की नुकसान है, सेफ्टी ज्यादा है, वहां पे अलाउ। हाँ, 14 साल से छोटे बच्चों को अलाउ है, कहाँ पे, ढाबे पे, जहाँ पे जान की खतरा नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे अलाउ है, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब आते हैं आर्टिकल 25 से लेकर के 28। तो आर्टिकल 25 और 28 क्या बताता है, या 26 क्या बता रहा है, यानी राइट टू रिलीजन, राइट टू रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में धर्म की अधिकार है, आप कोई भी धर्म को। तो आर्टिकल 25 क्या बताता है कि आर्टिकल 25 पे बताता है कि फ्रीडम टू कॉन्सिक्वेंस एंड फ्री, यानी फ्रीडम टू कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, फ्रीडम टू कॉन्सिक्वेंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिसेस एंड फ्री, क्या होना चाहिए, प्रोफेशन, प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोविजन, प्रोटेक्शन, प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। मोटा मोटी इससे क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपको राइट है, आप किस धर्म को एडॉप्ट करना चाहते हो। अगर आप 18 साल से बड़े हो
तो आपको एक अधिकार मिलता है कि आप किस धर्म को मानना है, किसको नहीं मानना है, किस धर्म में आपको ज्यादा आस्था है, किसी धर्म में नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आर्टिकल 25 आपको फ्री देता है कि आप अब डिसाइड करो, 18 साल से ज्यादा हो गया, आप किस धर्म को मानते हो और किस धर्म को नहीं मानते हो, किसको आपको मानना है, किसको नहीं मानना है, ये बताता है। ठीक है, इसमें क्या आता है कि फ्री टू मैनेज रिलीजन ऑफ अफेयर, यानी फ्री टू मैनेज रिलीजन ऑफ अफेयर, रिलीजन ऑफ अफेयर, यानी अपने धर्म, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अपने धर्म को कितना दान देते हो, नहीं देते हो, मैनेज करते हो, नहीं करते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप अगर किसी धर्म को कुछ दान देना चाहते दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जमीन दान देना है, वक्फ बिल इसी के अंदर आता है, वक्फ जो 2025 में उसको, आई थिंक 24 में उसको मॉडिफाई किया गया था। ठीक है, इसी के अंदर आता है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस धर्म में कितना चैरिटी देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसी में कहता है कि आर्टिकल 27 क्या बताता है कि पेमेंट करो, अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने धर्म को पेमेंट करना है, पैसा देना है, इसी सब में आता है। ठीक है, 27, ठीक है, 27 बताता है कि वो ये फ्री पेमेंट करना है। ठीक है, इसमें बताता है किसी भी धर्म को अभिव्यक्त करने की आजादी है, आप अपने धर्म को अभिव्यक्त कर सकते हो, मैं इस धर्म का हूँ, उस धर्म का हूँ, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब आते हैं कि आर्टिकल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब आते हैं आर्टिकल 29। इसमें आता है कि राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, एजुकेशन। ठीक है, ये आता है 29 से लेकर 30। इसमें बताता है कि आर्टिकल 29 में क्या बताता है। आर्टिकल 29 में बताता है कि आप कोई भी धर्म को मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यानी ये बताता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, सिंपल बताता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, आप अपने लैंग्वेज को बचा सकते हो। प्रोटेक्शन लैंग्वेज और स्क्रिप्ट आ गया। आप देखते हो कि बहुत ऐसे धर्म को बोला जाता है कि मेरे धर्म को मान्यता दो, नेशनल सॉरी धर्म नहीं बल्कि लैंग्वेज, भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाओ, इस टाइप की मांग होता है, डिपेंड। ठीक है, अब कहता है लैंग्वेज हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, ठीक है, इस टाइप की कंडीशन हो गया, कल्चर हो गया, माइनॉरिटी हो गया, राइट टू माइनॉरिटी ऑफ द ग्रुप। ये क्या बताता है, अपने धर्म, अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्शन करना आपकी राइट है। आप अपने धर्म, भाषा, लैंग्वेज को प्रोटेक्शन कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें ये भी बताता है कि आर्टिकल 30 में बताता है कि आर्टिकल 30 के अंदर क्या बताता है। आर्टिकल 30 के अंदर बताता है कि भाई राइट ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यानी राइट टू माइनॉरिटी ग्रुप, ठीक है, माइनॉरिटी ग्रुप्स एस्टेब्लिश एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशन। अल्पसंख्या, और माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है, अल्पसंख्या। अल्पसंख्या का मतलब होता है जिसकी पॉपुलेशन, ऐसा धर्म जिसकी पॉपुलेशन किसी एक बड़े मेजर धर्म से कम हो। जैसे भारत में हिंदू धर्म लगभग 78-80% है, उसके अलावा जितने भी धर्म है उससे कम होंगे, तो जितने उसके अलावा हिंदू के अलावा जो बच गए माइनॉरिटी में आ गए, तो उनके पास राइट है कि अपने एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं, इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। आप देखते हो मदरसा खुलता है मुसलमानों में, आप देखते हो गुरुद्वारा इस टाइप के, वो तो है उनके स्कूल, क्रिश्चियन के भी बहुत स्कूल खोलते हैं, उनके प्रचार करने के लिए खोल सकते हैं। ध्यान रखना कि उसमें किसी धर्म की पढ़ाई नहीं होगा जो सरकार से मान्यता है,
उसमें किसी एक विशेष धर्म की पढ़ाई नहीं होगी जो सरकार से मदद है। लेकिन अगर मान लो कि कोई नॉर्मल पीपल ने खोला है, सरकार का नहीं है, विदेशी का है या कुछ अलग है, फंड किया जा रहा है, तो उसमें धर्म से रिलेटेड ऐसा नहीं कि किसी धर्म को नीचे बताने की बात किया जाता है, नहीं, अपने धर्म के बारे में प्रचार कर सकते हो। अपने धर्म में ये है, ये एक्स वाई जेड है, वो कर सकते हो, आपके पास वो राइट है। ध्यान रखना कि अल्पसंख्यक की डेफिनेशन संविधान में नहीं दिया गया है कि अल्पसंख्यक क्या है, बट अपना जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बताया, उस थॉट के अकॉर्डिंग कुछ केस में आया, बताया गया अल्पसंख्यक मतलब होता है कि किसी एक वर्ग में, एक बहुल वर्ग में छोटे से वर्ग को अल्पसंख्यक कहा जाता है। अब आता है कि लास्ट आता है फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 32। इसमें क्या बताया कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बारे में बात है। बी आर अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने बताया कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भाई सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान की आत्मा है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 को बताया बी आर अम्बेडकर ने कि भारतीय संविधान की आत्मा है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका कहने का मतलब है, ये आर्टिकल ये कहता है कि गरीब से गरीब पर्सन, चाहे उसके तन पे कपड़ा नहीं हो, कोई मैटर नहीं रखता, अगर उसके फंडामेंटल राइट की नुकसान होती है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है, फ्री में, सरकार उसके केस लड़ेगी, फंडामेंटल राइट की जहां बात आती है। तो भारतीय संविधान ने ये कितना परफेक्ट चीज दिया कि आम आदमी को भी, कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, नहीं तो आम आदमी तो जा नहीं पाता। इसी में एक रीट जारी किया गया, रीट का रीट होता है सुप्रीम कोर्ट 32 के अकॉर्डिंग, और हाई कोर्ट रीट जारी करता है 226 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट का लिमिटेशन है, एरिया कम है उसकी रीट जारी करने के, लेकिन हाई कोर्ट का ज्यादा है। समझ गया? तो दोनों में पूछेगा किसका ज्यादा है, तो हाई कोर्ट का ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट का कम है। क्लियर? कौन सा आर्टिकल? तो सुप्रीम कोर्ट का 32 आर्टिकल और हाई कोर्ट का 226 आर्टिकल रीट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, अब आता है रीट। भाई रीट जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो रीट जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो भाई 5 होते हैं। पहला को बोला जाता है कि राइट, पहला को क्या बोला जाता है? रीट। फर्स्ट को बोला जाता है कि राइट टू, इसमें बताता है कि राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंक्लूजन ऑफ राइट इन हैबियस कॉर्पस। पहला बताते हैं हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस, हैबियस मैं ऊपर लिख देता हूं, आई थिंक नहीं नीचे दिखता होगा। रीट मैं लिख देता हूं ऊपर, रीट। रीट, रीट सुप्रीम कोर्ट 32 आर्टिकल और हाई कोर्ट 226 आर्टिकल। ठीक है, रीट कितने होते हैं? तब 5। पहला होता है हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब है, इसको बोलते हैं, जो हैबियस कॉर्पस है उसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किए हो, क्या कॉज में किए हो वो बताना पड़ेगा, मर ना जाए इस टाइम। दूसरा क्या होता है? दूसरा को बोलते हैं प्रोविजन वाला। ठीक है, यानी प्रोविजन, इसका मतलब होता है प्रतिषेध। ये बेसिकली कोर्ट, एक हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट, उसके अगेंस्ट होता है। तीसरा होता है मेंडमस, इसको बोलते हैं परमादेश, परमादेश।
आदेश देना, सिंपल बात है। परमादेश मतलब आदेश देना, सिंपल। आदेश देता है हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने किसी और कोर्ट को देता है, आदेश देता है कि भाई ये सब होना चाहिए। चौथा, ठीक, चौथा क्या बताता है? सर्टेनिटी, सर्टेनिटी ये क्या बताता हूँ? सर्टरी होता है, सर्टरी क्या बताता है? इसका होता है उत्प्रेरक, उत्प्रेरक यानी उत्प्रेषक, ठीक है, उत्प्रेषक। ये क्या बताता है कि ये भी निजी व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं होता है, सरकारी के अगेंस्ट होता है। पांचवा कंडीशन क्या बताता है? पांचवा कंडीशन बताता है क्वार्टरंटाइन, ठीक है, वारंटाइन, थोड़ा देख लेना स्पेलिंग, ठीक है, वारंटाइन। ये बताता है पृथक्करण से रिलेटेड है। ये क्या बताता है? वही है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यही सब रिलेटेड। ये 5 याद रखना क्योंकि बीपीएससी में ही क्वेश्चन पूछता है कौन कौन से क्या है, कौन से आपके रेमेडीज है। चारों में चार में ऑप्शन दिया रहेगा, एक दिया रहेगा, बोलेगा कौन सा है, ठीक है। यहां तक समझ गए आप लोग? समझ आ गया होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।